आज का सवाल है, निम्नलिखित कवि पंक्तियों की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे प्रश्न एक करके एक पैराग्राफ दिया गया है, जो एक कविता है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी है। लाइनें कुछ इस तरह से हैं। प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे। चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। पहन ले नरमुंड माला, उठ सुमुंड सुमेरु कर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ रही जवानी। कुछ इस तरह का ये श्लोक है जिसकी हमें हिंदी व्याख्या करनी होती है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि यहाँ पर सिर्फ हमें व्याख्या ही नहीं करनी होती है। सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है, इसके बाद प्रसंग लिखना होता है, इसके बाद व्याख्या करनी होती है और इसके बाद हमें काव्यगत संदर्भ भी लिखना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और संदर्भ में हम रचयिता और पाठ का नाम लिखेंगे। अच्छे से हेडिंग डाल के संदर्भ हेडिंग लिखेंगे और इसके बाद हम प्रसंग लिखेंगे। तो पहले संदर्भ हेडिंग कुछ इस तरह से डालेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित और माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण या काव्य संग्रह से संग्रहित है। यह हमारा संदर्भ हो गया। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे प्रसंग। कुछ इस तरह से प्रसंग हेडिंग डालेंगे। प्रसंग के बारे में जिनको नहीं पता उनके लिए बता दें, प्रसंग लिखना बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रसंग में हम इस कविता में क्या हुआ, किस चीज़ का वर्णन है, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कॉपी चेक करने वाला इसे पढ़ने के बाद आपकी व्याख्या पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसको पता होता है कि आपको इसके बारे में पता है। इसलिए प्रसंग में हम यहाँ पर लिखेंगे, इस पद में देश की युवा शक्ति में उत्साह का संचार करते हुए उसे देशोत्थान के कार्यों में प्रवृत्त होने का आह्वान किया गया है। कवि युवाओं को संबोधित करता हुआ कहता है। अब यहाँ पर हमारा ये प्रसंग कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी व्याख्या। यहाँ पर कुछ इस तरह से हम व्याख्या हेडिंग डालेंगे और इसके बाद यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे, अरे युवकों की पागल जवानी, तू अपने भीतर उत्साह एवं शक्ति रूपी प्राणों को समेटे है। यह कौन कहता है कि तूने अपना पानी रूपी पति खो दिया है और तू विधवा होकर निस्तेज हो गई है। मैं आज जिधर भी दृष्टिपात करता हूँ उधर गति ही गति देखता हूँ। घड़ियाँ अर्थात समय निरंतर चल रहा है। आसमान के सितारे भी गतिमान हैं, नदियाँ निरंतर प्रवाहमान हैं और पहाड़ों पर बर्फ के टुकड़े सरक सरक कर अपनी गति का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्राणी मात्र की सांसें भी निरंतर चल रही हैं। इस सर्वत्र गतिशील वातावरण में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि तू ठहर जाए। इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गई और तुझमें गति का ज्वार भाटा न आया तो तू 2 शताब्दी पिछड़ जाएगी। समय बीत जाने पर जब तुझमें तरंगे उठेगी तो उन तरंगों में 2 शताब्दी पीछे वाली गति होगी, अर्थात जवानी के अलसा जाने पर देश की प्रगति 2 शताब्दी पिछड़ जाएगी। हे नवयुवकों की जवानी, तू उठ और दुर्गा की भांति मनुष्य के मुंडों की माला पहन ले। नर मुंडों की इस माला में तू अपने सिर को सुमेरु बना, अर्थात बलिदान के क्षेत्र में तू सर्वोपरि बन। यदि आज समर्पण की आवश्यकता पड़े तो तू उससे पीछे मत हट। जिस प्रकार लहलहाते हुए धानों की हरियाली में धरती का जीवन झलकता है, ऐसे ही जवानी तू भी उत्साह में भरकर धानी चुनर ओढ़ ले। प्राण तत्व तेरे साथ हैं, अतः हे युवकों की जवानी, तू आलस्य को त्याग कर उठ खड़ी हो और सर्वत्र क्रांति ला दे। अतः यहीं पर इस कविता की व्याख्या खत्म होती है। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में कुछ इस तरह से हेडिंग डालेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इन पंक्तियों में कवि ने देश के युवा वर्ग का आह्वान किया है कि वह देश पर अपने को उत्सर्ग कर इसे स्वतंत्र कराएं। भाषा सहज और सरल खड़ी बोली, शैली उद्बोधन, रसबीर, गुण ओज। यहाँ पर आपको इसमें से 2 पॉइंट जरूर याद करने हैं, रस, भाषा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।